हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी बुक के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का, जिसका टाइटल है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। और इसके पहले कि हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करें, हम लोग थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन लेंगे अब इसके प्रीवियस चैप्टर्स का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बिल्डर्स के बारे में, किंग्स के बारे में, उनके किंगडम्स के बारे में और उनके किंगडम्स में होने वाले डेवलपमेंट के बारे में। और हम लोगों ने ये देखा कि सारे ही किंगडम्स में एक जैसा ही डेवलपमेंट धीरे धीरे ग्रेजुअली हो रहा था। सारे ही जो किंगडम्स थे, विलेजेस थे, टाउन्स थे, उन किंगडम्स के वो सारे ही एक जैसे फ्लोरिश भी हो रहे थे और वहाँ पे कई सारे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे। पर एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारे डेवलपमेंट एक जैसे होने के बावजूद सोशल चेंज जो थे वो सब जगह अलग अलग हो रहे थे, यानी कि सोसाइटीज़ में जो चेंज आ रहे थे वो अलग अलग तरीके से आ रहे थे, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटी आर इन्वॉल्व डिफरेंटली। अंडरस्टूड? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपेंड, यानी कि ये जानना हमको बेहद ज़रूरी है कि ये इस तरीके से क्यों और किस तरीके से होता चला गया। और हम लोग अगर बात करें सब कॉन्टिनेंट में होने वाले डिविजन्स के बारे में, तो वो वर्ण सिस्टम पर बेस्ड था और ये वर्ण सिस्टम जो था वो ब्राह्मणों द्वारा लागू किया गया था, जिसमें कि सोसाइटी को 4 भागों में बांटा गया था अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट। उनके कास्ट के बेसिस पर सोसाइटी को 4 भागों में बांट दिया गया था और उनके लिए अलग अलग रूल्स हुआ करते थे जो उन्हें फॉलो करने होते थे। और इन वर्ण सिस्टम में हमने कई सारे डिफरेंसेस देखे थे, जैसे कि हाई लो का डिफरेंस और रिच पुअर का डिफरेंस, यानी कि असमानताएं बहुत ज़्यादा थी इन सब सिस्टम्स में। और अगर हम बात करें मुग़लों की, तो मुग़लों ने जब दिल्ली पर शासन किया उस समय ये असमानताएं और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। लेकिन साथ ही कई सारी सोसाइटीज़ ऐसी भी थी जिन्होंने इस रूल को फॉलो करने से मना कर दिया था। वो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए इन रूल्स और रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते थे और इन सोसाइटी में किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं थी और इसीलिए इन सोसाइटी को ट्राइब्स कहा जाता था। ये जो ट्राइब्स होते थे, इसके जो मेंबर्स होते थे वो अपने किनशिप बॉन्ड से बंधे हुए होते थे, यानी कि समानताओं की वजह से और उनके पूर्वजों की वजह से जो जनरेशन्स जो चलती आ रही थी, उनके पूर्वज एक हुआ करते थे और जनरेशन टू जनरेशन दिस मेंबर वर यूनाइटेड बाय देयर किनशिप बॉन्ड्स। और ये सारी जो ट्राइब्स थी वो अपना जीवन जीने का उनका सहारा जो था वो एग्रीकल्चर था। मैनी ऑफ देम वर हंटर्स, गैदरर्स एंड हर्डर्स। इनमें से कई सारी जो ट्राइब्स होती थी वो एक लैंड पर अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे और वो एक ही लैंड पर जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर पूरे नेचुरल रिसोर्सेज का एक जैसा उपयोग करके और अपना जीवन यापन करते थे। पर साथ ही कुछ ऐसी नोमैडिक सोसाइटीज़, ट्राइब्स भी रही जो कि एक जगह से दूसरी जगह हंटिंग करके अपना फूड गैदर करते थे और इस तरीके से वो लोग नोमैड्स कहलाए। ये जो ट्राइबल ग्रुप होते थे वो क्या करते थे, लैंड और पास्चर्स पे जॉइंटली अपना कंट्रोल रखते थे और इन सभी रिसोर्सेज को वो एक जैसे सभी घरों में बांट करके सेपरेट कल्चर उनका और इनको सभी हाउस होल्ड्स में अकॉर्डिंग टू देयर रूल एक जैसा बंटवारा करके और साथ में रहा करते थे। कई सारे बड़े जो ट्राइब्स थे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के कई हिस्सों पर अपना कंट्रोल कर लिया था एंड दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एरियाज एंड द प्लेसेस डिफ़िकल्ट टू रीच, यानी कि इस जगह ऐसी जगहों पर उनका निवास हुआ करता था जो जगह आसानी से आम इंसान को ना मिल पाए, जो कि आसानी से उनकी पहुंच तक ना जा पाए। और जब ये ट्राइब्स साथ में मिलकर रहते थे तो कई बार ऐसा हुआ है कि कई ट्राइब्स का दूसरे ट्राइब्स के साथ में क्या हुआ, क्लैशेस हुए टू फॉर देयर पावर एंड कंट्रोल और इस तरीके से फिर वो सोसाइटियाँ जो थी वो अलग हो गई, जो ट्राइब्स थी वो अलग हो गई और उन लोगों ने अपना सेपरेट कल्चर प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया। पर फिर भी ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ थी और ट्राइबल सोसाइटीज़ थी वो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते थे क्योंकि उनकी ज़रूरतों की वजह से। यही एक कारण था कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे दोनों के बीच में, यानी कि मतभेद जो होते थे या डिपेंडेंसी जो थी एक दूसरे के ऊपर, आत्मनिर्भरता जो थी,
और इसी वजह से क्या हुआ कि ये जो रिलेशनशिप्स था जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे और डिपेंडेंसी भी थी, तो इस वजह से उन दोनों ही जातियों को यानी कि ट्राइबल सोसाइटीज़ को और कास्ट बेस्ड सोसाइटी को दोनों में ही अपने आप में परिवर्तन लाना आवश्यक था, जो कि दोनों ने ही ग्रेजुअली लाए हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हु वर ट्राइबल पीपल। हम लोग जानेंगे कि ये ट्राइबल पीपल होते कौन थे। देखिए, कई सारे हिस्टोरियंस और ट्रैवलर्स हुए जिनने हमको इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी, लेकिन वो बहुत ही अपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि ये जो ट्राइबल जातियां होती थी उनमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड रखने का तो सिस्टम हुआ ही नहीं करता था, तो हमको इनके बारे में कोई भी ऐसी सटीक जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस, यानी कि एक के बाद एक जो उनकी जनरेशन्स आती गई, उन्होंने अपने कस्टम्स को और ट्रेडिशंस को ओरली एक दूसरे को पास ऑन किया और इस तरीके से उन्होंने अपने कल्चर को बचाए रखा। और अभी के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसी ओरल ट्रेडिशन से अपने जो हिस्ट्री थी उसको लिखना शुरू किया इन ट्राइबल लोगों के बारे में। और अगर हम भारत भर की बात करें तो हर जगह कहीं ना कहीं ये जो ट्राइबल लोग हैं वो भारत के सभी रीजन्स में पाए जाते हैं। द एरिया एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेराइड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। लेकिन इनका जो इन्फ्लुएंस था, इन सब जातियों का जो इन्फ्लुएंस था, वो समय के साथ साथ अलग अलग जगहों पर बदलता चला जाता था। कुछ जो बहुत ही पावरफुल ट्राइब थी उन्होंने बड़ी बड़ी टेरिटरीज पे अपना कंट्रोल यानी कि कब्जा कर लिया था। जैसे कि पंजाब में एक खोखर नाम की जो ट्राइब थी, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ड्यूरिंग 13th एंड 14th सेंचुरी, यानी कि 13वीं और 14वीं जो शताब्दी थी उसके आसपास इन लोगों का, इस जनजाति का बहुत ज़्यादा कंट्रोल और इन्फ्लुएंस हुआ करता था एक पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट पे। इनके बाद जो थे वो गखार जो थे वो एक इन्फ्लुएंशियल सोसाइटी बने और इनका जो मुखिया था उसका नाम था कमल खान गखार, जो कि मुखिया चुना गया था एम्परर अकबर के द्वारा। और मुल्तान और सिंध के प्रांतों में क्या हुआ था, जो लांघास और आर्गन्स थे ये काफ़ी डोमिनेटेड सोसाइटी थी उस रीजन की, एंड दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स, यानी कि इनको किसने बांटा था, मुगलों द्वारा। एक और मुख्य ट्राइब थी जिनका नाम हुआ बालोचीज, जिनके पास बहुत ही बड़े पैमाने पर उनकी पावर थी और कंट्रोल था एक बड़े लैंड एरिया पर, जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहने वाली ट्राइब हुआ करती थी। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लान्स अंडर देयर डिफरेंट चीफ्स। और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि क्लान का क्या अर्थ होता है। तो क्लान वो होता है जो कि एक ग्रुप होता है फैमिलीज़ का, और जिनके जो एंसेस्टर्स थे यानी कि उनके जो पूर्वज थे वो एक ही थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड, ओरिजिन और नेशनलिटी एक ही थी, और इसी वजह से उनके जो बॉन्ड्स थे वो आपस में जुड़े हुए थे और वो यूनाइटेड होकर रहते थे। और ये सारी जो ट्राइबल सोसाइटीज़ जिनके बारे में हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा, ये सारे जो सोसाइटीज़ थे वो इसी बेसिस पर एक साथ आपस में जुड़कर रहते थे। यही उनके बीच में किनशिप बॉन्ड्स थे और समानताएं थी, और एक दूसरे के प्रति जो विश्वास था, जो लॉयल्टी थी, इनकी वजह से ही वो एकत्रित एक साथ यूनाइटेड रहते थे। हिमालय के पश्चिमी एरिया में एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था गद्दीज, जो कि चरवाहे हुआ करते थे। और वही अगर हम बात करें कि उत्तरी पूर्व इलाकों की, तो वहाँ पर भी कई सारी सोसाइटीज़ थी, ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, जिन्होंने उस पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करके रखा हुआ था, जिनमें जो मुख्य सोसाइटी थी वो थी द नागास, अहोम्स एंड ऐसी कई सारी और भी जनजातियाँ थी। और 12वीं शताब्दी के आसपास बिहार के झारखंड में भी, मतलब कि आज वो बिहार का झारखंड एरिया कहलाता है, जो वहाँ पर कई सारी सोसाइटी हुआ करती थी, जिसमें जो मेन थी वो थी शेरो, जिनका उस समय काफ़ी इन्फ्लुएंस था उस एरिया में। और 1591 में राजा अकबर के जो एक फेमस जनरल थे जिनका नाम था राजा मानसिंह, उन्होंने शेरों पर अटैक किया और इस तरीके से वो सफल हो गए उनको हराने में, और उसके बाद उनका इन्फ्लुएंस उस एरिया पर बढ़ता चला गया।
और फिर जब औरंगज़ेब ने यानी कि मुग़लों का जब राज आया तो उस समय पर क्या हुआ था कि जितनी भी इन शहरों की जो फोर्ट्रेस यानी कि जो मिलिट्री जो थी यानी कि जो आर्म फोर्सेस थी उन सबको अपने अंडर में ले लिया था, वशीभूत कर लिया था और कैप्चर करके अंडर कंट्रोल कर लिया था। और इस तरीके से ये जो जाति थी वो पूरी तरीके से इनसे हार चुकी थी। द मुंडास एंड संतालास वेर अमंग द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स that lived in this region and also in ओडिशा एंड बंगाल। यानी कि ये जो जाति थी मुंडास और संतालास ये भी तब की एक मुख्य जातियाँ हुआ करती थी जो कि कुछ हिस्से ओडिशा और कुछ हिस्से बंगाल के कैप्चर करके वहाँ पर रहते थे। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र प्रांत की, तो यहाँ पे भी कई सारी अलग अलग जनजातियाँ हुई जैसे कि कोळीज, बिराड्स और कई सारी अन्य जनजातियाँ। और ये जो कोળી जनजाति थी इनका कुछ गुजरात के भी कुछ एरियाज़ में इनका कंट्रोल हुआ था। फर्दर हम बात करते हैं अगर साउथ की, तो साउथ में भी कई सारी अलग अलग ट्राइबल पॉपुलेशंस रही थी जिनमें से जो मुख्य थी वो थी कोरागस, वेतारास, मारवाड़्स और कई सारी अन्य जनजातियाँ। एक और अन्य मुख्य ट्राइब थी जिसका नाम था भील ट्राइब, जो कि जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पर। और 16वीं शताब्दी के अंत तक तो ये बहुत ही अच्छे किसान यानी कि एग्रीकल्चरिस्ट बन चुके थे और साथ ही ज़मींदार यानी कि कई सारे जो लैंड एरियाज़ थे वो इनके कंट्रोल में आ चुके थे और वो इनके ज़मींदार बन चुके थे। और आज भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कई सारे इलाकों में इन ट्राइब्स का आधिपत्य है यानी कि कंट्रोल है। और ये जो गोंड ट्राइब्स हैं वो इन सभी एरियाज़ में इनका इन्फ्लुएंस अभी भी आज भी है। अब आगे हम लोग बात करेंगे हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लीव्ड। देखिए ये जो नोमैडिक पीपल हुआ करते थे उन लोगों का मुख्य काम ये हुआ करता था कि वो लाइव स्टॉक यानी कि पेट एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे और फिर उनसे आने वाले जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे जैसे कि मिल्क, घी और वूल जो मिलता था उसको एक्सचेंज कर लिया करते थे इन सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन, यूटेंसिल्स और ग्रेन्स। तो इस तरीके से सेटल्ड और नोमैडिक दोनों ही कम्युनिटीज़ का जो काम था वो आपस में एक्सचेंज करके और प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करके हुआ करता था। देखिए यहाँ पर ये जो फिगर 2 बताया गया है इसमें हमको दिखाया गया है कि किस प्रकार ये जो भील लोग हुआ करते थे वो डियर की हंटिंग करते थे रात के समय में। और जो सेकंड पिक्चर दिया गया है फिगर 3 इसमें हमको बताया गया है कई सारे ट्रेडर्स का जिनका कनेक्शन भारत और भारत के बाहर पूरे दुनिया से हुआ करता था। और यहाँ पर बताया गया है कि ये ट्रेडिंग जो करते थे जैसे कि नट्स को कैमल्स की पीठ पर लाद करके और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा रहा है। एंड सेंट्रल एशियन traders brought such goods to India and Banjaras and other traders carried this to local market। यानी कि ये सारे जो चीज़ें थी वो बाहर से आती थी और फिर ये जो बंजारा ट्राइब होती थी वो उनको लोकल मार्केट तक पहुंचाने का काम करती थी। चूँकि ये जो लोग हुआ करते थे वो हमेशा नोमैड्स की तरह जीवन जीते थे तो वो जहाँ पर भी जाते थे वो अपने ये जो गुड्स थे और चीज़ें हुआ करती थी, प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, उनको खरीद बेच का काम वो किया करते थे बाय ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स। यानी कि जो उनके ये डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक हुआ करते थे इनके ऊपर लाद करके इस प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके और इनका कारोबार किया करते थे। ये जो बंजारा ट्राइब है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्राइब हुआ करती थी जो नोमैड्स की तरह रहते थे और इनका ये जो कारवां हुआ करता था उसे टांडा कहा जाता था। और ये जो बंजारा ट्राइब हुआ करते थे वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर उसके ग्रेन्स को एक जगह से लोकल मार्केट में ले जाने का काम करते थे यानी कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का काम किया करते थे। साथ ही जो राजा जहांगीर थे उन्होंने भी अपनी मेमोरीज में कुछ इस तरीके से लिखा है कि जो ये बंजारा ट्राइब्स हुआ करती थी वो उनके लिए ग्रेन्स को अपनी बुलक कार्ट्स में डाल करके एक जगह से दूसरे एरियाज़ में ले जा करके खरीद बेच का काम करती थी। और इसी प्रकार ये जो लोग हुआ करते थे वो इन ग्रेन्स को मिलिट्री तक पहुंचाने का भी काम करते थे मुगल आर्मी के लिए। विथ अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलक्स कैरिंग द ग्रेन। यानी कि जब आर्मीज बहुत बड़ी बड़ी होती थी तो ऐसी 1 लाख बुलक्स जो होती थी वो ग्रेन पहुंचाने का काम करते थे आर्मीज तक।
देखिए यहाँ पे रेड वर्ड्स में स्पेशली हमको बताया गया है कि नोमेड वो पीपल हुआ करते थे जो वेंडर करते थे यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह, और साथ ही इनके साथ में उनके लाइफ स्टॉक्स जो थे उन्हें भी साथ में वो ले जाया करते थे। और इनमें से कई सारे ग्रुप्स ऐसे थे जो क्राफ्ट पर्सन थे, पेडलर्स थे और एंटरप्रेनर्स थे, जो हर साल एक ही जगह पर आया करते थे और अपने ऑक्यूपेशन को चलाया करते थे। अब आगे यहाँ पर बताया गया है बंजारा ट्राइब्स के बारे में। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि पीटर मुंडे नाम का एक इंग्लिश ट्रेडर था जो कि 17वीं शताब्दी की शुरुआती दौर में भारत आया था, और उसने इन बंजारा ट्राइब्स के बारे में अपने अकाउंट्स में जो लिखा है वो यहाँ पर उसकी डिटेल्स हम जानने वाले हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि वो एक बंजाराओं के ग्रुप को मिले थे जो कि 14,000 ऑक्सन अपने साथ में लेकर जा रहे थे, और इन ऑक्सन्स पर यानी कि इन बेलों पर कई प्रकार के अनाज लदे हुए थे जैसे कि व्हीट और राइस, और ये लोग अपनी पूरी फैमिली अपने साथ में लेकर चलते थे। यानी कि ये लोग जहाँ पर भी जाते थे ये लोग पूरे अपने फैमिली को और अपने लाइफ स्टॉक्स को अपने साथ में ही लेकर जाते थे। तो इनका रहने का तरीका बिल्कुल नॉमेडिक पीपल के तरह ही था, सेम। उनके खुद के अपने ऑक्शंस हुआ करते थे, और कई बार ऐसा भी होता था कि जो कोई मर्चेंट्स होते थे वो इन्हें हायर भी करते थे इन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बट कॉमनली ऐसा नहीं होता था क्योंकि ये खुद ही खुद के मर्चेंट हुआ करते थे। ये लोग चीपर रेट पर जहाँ अनाज मिलता था वहाँ से परचेज करते थे और फिर वापस से इसको रीलोड करते थे, और जहाँ पर प्रॉफिट में ये बिक सकता था वहाँ जाकर ये लोग सेल कर देते थे दूसरी जगहों पर। और यहाँ पे बताया गया है कि एक टांडा में लगभग 6,000 से 7,000 लोग एक साथ चला करते थे, और ये सिर्फ 6 से 7 मील तक एक दिन में चलते थे, और वो भी अगर मौसम कूल होता था, कूल वेदर अगर फेवरेबल इनको मिलता था तो ये इतना चलते थे। After unloading their oxen, they turn them free to graze as there is enough land here and no one is there to forbid them। यानी कि जहाँ पर इनका जो डेस्टिनेशन होता था, एक बार वो उस जगह पर पहुँचने के बाद ये अपने ग्रेन्स को अनलोड कर दिया करते थे, यानी कि अपने ऑक्सन्स पे से उतार दिया करते थे, और फिर उन ऑक्सन्स को ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया करते थे ताकि ये लोग अपना पेट भर पाए। और यहाँ पर चूँकि लैंड की तो कोई कमी ही नहीं थी और भरपूर मात्रा में चारा था, और यहाँ पे उनको कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं हुआ करता था। तो ये था इन बंजारा लोगों का लिविंग स्टाइल जो पीटर मुंडे ने अपने डिस्क्रिप्शन में बताया है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ऐसा बताया गया है कि मैनी पेस्ट्रल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स, और ये लोग क्या करते थे, जैसे कैटल्स होती थी, हॉर्सेस होते थे, इनको प्रॉस्परस लोगों को ये बेच दिया करते थे। और यहाँ पे कई अलग अलग प्रजातियों के बारे में, कास्ट के बारे में बताया गया है। यानी कि जो पेटी पेडलर्स होते थे वो क्या किया करते थे कि वो एक गांव से दूसरी गांव ट्रैवल किया करते थे, और कुछ कुछ जो भी उनके लायक बेचने की चीज़ें होती थी, सोल्ड वेयर्स होते थे, रोप्स होती थी, रीड्स होती थी, स्ट्रॉ मैटिंग यानी कि चटाइयाँ होती थी, या कोर्स सेक्स यानी कि जो अनाज भरने के बड़े बड़े बोरे होते हैं जिनमें कि हैवी मटेरियल भर करके सेल किया जाता है, ऐसी जो चीज़ें उनके पास होती थी जो कि फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल से उनको मिलकर बनाई जाती थी, ऐसी चीज़ें वो बना करके सेल किया करते थे। और यहाँ पर ऐसा भी बताया गया है कि सम टाइम मेडिकेंट्स एक्टेड एज वंडरिंग मर्चेंट्स, यानी कि जो कुछ गरीब या भिखारी जो यानी कि बेगिंग करने के लिए मजबूर होते थे वो भी ये काम कर लिया करते थे। और साथ ही यहाँ पर ऐसा बताया गया देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड। यहाँ पर ऐसा भी बताया गया है कि कई सारी कास्ट ऐसी थी जो कि एंटरटेन करके यानी कि लोगों का मनोरंजन करके अपने लाइवलीहुड को जारी रखते थे, क्योंकि यही एक तरीका था उनके पास कि वो लोगों को एंटरटेन करके अपने परफॉर्मेंस दे करके अपना जीवन यापन कर पाए। आगे हम लोग जानेंगे चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, यानी कि किस तरीके से अलग अलग जातियाँ और उनके जनरेशन्स आती चली गई। हायरार्कीज मतलब यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसे तंत्र के बारे में बात हो रही है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को या सोसाइटी के मेंबर को रैंक किया जाता है। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती गई, सोसाइटी की ज़रूरतें भी बढ़ती गई और कई सारे स्किल्ड लोगों की ज़रूरतें पड़ने लगी। जो छोटी छोटी कास्ट थी उनको जातियों में बांट दिया गया था और वर्ण सिस्टम में एक जाति सिस्टम भी और बढ़ गया था। साथ ही
जो अदर सोसाइटी या ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो छोटे छोटे जिनको वर्ण सिस्टम में कोई जगह नहीं दी गई थी, जैसे कि आर्टिशियंस, स्मिथ्स, कारपेंटर, मेसन्स, तो इन सबको एक अलग जाति का, सेपरेट जाति का स्टेटस दे दिया गया था ब्राह्मणों द्वारा। और ये जाति का जो सिस्टम था वो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बेस बनता चला गया। और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं डेलिब्रेशंस ऑन जाति। डेलिब्रेशन का अर्थ होता है विचार विमर्श करना किसी बात पर। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि 12th सेंचुरी में उय्यानकोंडन उदियार नाम के इंस्क्रिप्शन की ये बात लिखी गई है, जो कि तिरुचिपल्ली तालुका में स्थित है। यानी कि अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। उन डिस्क्रिप्शंस को पढ़कर हमको ऐसा समझ में आता है कि ब्राह्मण लोग जो हुआ करते थे वो इस डेलिब्रेशन के बारे में विचार करने के लिए, इन जातियों के बारे में विचार करने के लिए सभाएं ऑर्गेनाइज किया करते थे। और यहाँ पर ये जो सभा ऑर्गेनाइज की गई थी वो थी एक पर्टिकुलर ग्रुप के स्टेटस के बारे में विचार विमर्श करने के लिए थी, जो कि रथकारास कहलाते थे। यानी कि वो लोग जो कि रथ बनाते हैं, जो चैरियोट्स हुआ करते थे, उनके बारे में विचार विमर्श करने के लिए सभा ऑर्गेनाइज की गई थी। और उन्होंने इन लोगों के ऑक्यूपेशन के बारे में लिखा है कि ये वो लोग हुआ करते थे विच इंक्लूड आर्किटेक्चर बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग बनाने का काम जो किया करते थे, कोचेस यानी कि ये जो चैरियोट रथ बनाने का काम किया करते थे, इरेक्टिंग गेटवेज फॉर टेम्पल विथ इमेजेस इन देम, यानी कि जो बड़े बड़े मंदिर होते थे उनके लिए जो दरवाजे जो होते थे वो डेकोरेट किया करते थे, और उसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग कलाकृतियाँ और इमेजेस लगाई जाती थी। साथ ही प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट यूजिंग टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, यानी कि जैसे यज्ञ हवन में उपयोग होने वाले जो टूल्स होते थे, जो वुडन इक्विपमेंट्स होते थे, उनको तैयार करना। और बिल्डिंग मंडपास एंड मेकिंग ज्वेल्स फॉर किंग, यानी कि राजा महाराजाओं के लिए आभूषण तैयार करना। तो ये सारा काम इनको दिया गया था। हम लोग आज इस वीडियो में यहीं तक पढ़ने वाले हैं, और चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, आगे का हिस्सा है, वो मैं आपको इस चैप्टर के वीडियो पार्ट 2 में पढ़ाने वाली हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड रीडिंग and stay tuned to my channel, and if you have not subscribed my channel yet, please do subscribe it so that you will get the new notifications of my videos. Thank you. Have a nice day.